इससे पहले वाली वीडियो में बेटे आप लोगों ने किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन किडनी स्टोन्स को हम बॉडी से बाहर रिमूव किस तरह से कर सकते हैं, हम बॉडी को ट्रीट किस तरह से करें कि वो किडनी स्टोन्स हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाएं। तो जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दो हमारे पास वेज हैं उसको ट्रीट करने के लिए किडनी स्टोन्स को। फर्स्ट वन इज सर्जिकल मेथड and second is non-surgical method। सर्जिकल मेथड के अंदर आपको क्या करना है कि बॉडी के पार्ट में, चाहे वो यूरेटर में है या यूरिनरी ब्लैडर में है या किडनीज में है, तो बॉडी के जिस पार्ट में भी किडनी स्टोन्स हैं आपको पहले डाइसेक्ट करना है और डाइसेक्ट करने के बाद वो किडनी स्टोन को बाहर निकालना होता है। ठीक है, फिर काट वहाँ पे डाइसेक्ट मीन्स के बॉडी के उस पार्ट को आपको पहले कट लगाना है और कट करने के बाद आप वो स्टोन निकालोगे और दोबारा से उसको स्टिचेस के थ्रू एनक्लोज कर दोगे। नॉन सर्जिकल मेथड के अंदर आपने किसी भी बॉडी के पार्ट को कट नहीं करना होता। ठीक है, डाइसेक्ट नहीं करना नॉन सर्जिकल मेथड के अंदर। और नॉन सर्जिकल मेथड जिसमें आप यूज कर रहे हो किडनी स्टोन्स को रिमूव करवाने के लिए, नॉन सर्जिकल मीन्स कि विदाउट डाइसेक्ट किए किडनी स्टोन्स को रिमूव करवाना, कट किए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम सर्जरी के बगैर या ऑपरेशन के बगैर जो हम किडनी स्टोन्स को निकाल सकते हैं उसमें से जो हम मेथड यूज करते हैं वो है लिथोट्रिप्सी का। ओके, लिथोट्रिप्सी बेसिकली आपने बोला कि नॉन सर्जिकल रिमूवल है किडनी स्टोन्स का। नॉन सर्जिकल मीन्स के विदाउट डाइसेक्ट किए आपने किडनी स्टोन्स को बॉडी से बाहर रिमूव आउट करवाना है। तो लिथोट्रिप्सी के प्रोसीजर में आप लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है कि ये यूरिनरी सिस्टम है, आपको पता है किडनी का एक पेयर है और इसके बाद यूरेटर्स हैं और यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, आप लोगों ने सबसे पहले डायग्नोज करना होता है कि बॉडी के यूरिनरी सिस्टम के किस पार्ट के अंदर किडनी स्टोन्स हैं, वो रिकॉग्नाइज करवाने के बाद सेकंड काम आपने क्या करना है कि बॉडी के बाहर से उस जगह पे आपने वेव्स को स्ट्राइक करवाना होता है और वो वेव्स जो हैं वो आपके स्टोन्स को ब्रेक डाउन करवा देती हैं सैंड पार्टिकल्स के अंदर, और वो सैंड पार्टिकल्स यूरिन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट करवा दिए जाते हैं। ठीक है, सो लिथोट्रिप्सी में सबसे पहला काम आपने क्या किया, आपने डायग्नोज करवाना है उस लोकेशन को जहाँ पे किडनी स्टोन्स मौजूद हैं। वो यूरेटर के अंदर हैं, वो किडनी के अंदर हैं या फिर वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे वो स्टेप्स लिख देते हैं कि लिथोट्रिप्सी के अंदर आपने क्या करना है। लिथोट्रिप्सी के लिए मीन्स के नॉन सर्जिकल किडनी स्टोन्स के रिमूवल के लिए जो टर्म एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस यूज किया जाता है वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ओके, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के अंदर मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले डायग्नोज करना है। डायग्नोज किस चीज को, कि सिस्टम के किस पार्ट के अंदर स्टोन मौजूद हैं, वो डायग्नोज करने के बाद आपने बॉडी के एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मीन्स बॉडी के आउटसाइड से, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मीन्स आउटसाइड बॉडी। ओके, डायग्नोज करने के बाद आपने बॉडी के आउटसाइड से वहां पे वेव्स को स्ट्राइक करवाना है और वेव्स जो है ये हाई एनर्जी वेव्स होनी चाहिए। हाई एनर्जी मीन्स के जिनकी आपको पता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ओके, अब यहाँ पे वेव्स जो हैं वो दो तरह की आप यूज कर सकते हो, वो एक्सरेज यूज कर सकते हैं आप, या फिर आप अल्ट्रासाउंड भी यूज कर सकते हो।
ओके, इन दोनों को यूज करते हुए आपने बॉडी के जिस सिस्टम के अंदर डायग्नोस किया था स्टोन, उस सिस्टम के ऊपर इनको स्ट्राइक करवा दिया। स्ट्राइक करवाने के बाद अगर तो यूरेटर के अंदर है या किडनी के अंदर है या फिर ब्लैडर के अंदर था, तो वो जो स्टोन था वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, सैंड में चेंज हो जाएगा। और ये सैंड जो है ये यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाती है। सैंड विथ यूरिन बॉडी से बाहर रिमूव आउट करवा दिया जाता है। ठीक है, सो सर्जरी के थ्रू भी किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है। सर्जरी में आपने ऑपरेट करना होगा और डाइसेक्ट करके बॉडी को उस स्टोन को बाहर निकालना होता है। नॉन सर्जिकल के अंदर आपने कोई भी सर्जरी की तरह डाइसेक्शन नहीं की है, आपने विदाउट बॉडी को कट किए उस स्टोन को रिमूव करवाना है। और उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि डायग्नोज करवाना है कि बॉडी के सिस्टम के किस पार्ट के अंदर स्टोन मौजूद है। वो डायग्नोज करने के बाद आपने उसी जगह पे वेव्स को स्ट्राइक करवाना है। वो एक्सरेज या फिर अल्ट्रासाउंड की हो सकती हैं। इससे क्या होगा कि उन स्टोन्स के ऊपर जिसके ऊपर हमने वेव्स को स्ट्राइक करवाया है, वो स्टोन वेव्स की हाई एनर्जी की वजह से वो सैंड के अंदर चेंज हो जाता है। और ये सैंड जो है ये यूरिन के प्रोसेस के थ्रू, यूरिनेशन के प्रोसेस में बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाएगी। ओके, एक चीज याद रखिएगा, आपको ये जो ट्रीटमेंट है, ऑब्वियसली ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर्जरी के थ्रू और नॉन सर्जिकल मेथड्स दोनों के थ्रू आप इसको रिमूव करवा सकते हैं। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आ सकता, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो आपने इसके अंदर फर्स्ट तो आपका ये है कि सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल दोनों मेथड्स यूज होते हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। सेकेंड जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है लिथोट्रिप्सी की डेफिनेशन है। और लिथोट्रिप्सी की डेफिनेशन आपने बताना है कि नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। ओके, ये बताने के बाद आपने फारिग नहीं हो जाना कि बस इतना ही इनफ है। उसके बाद आपने ये बताना है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कि जो मोस्ट कॉमन लिथोट्रिप्सी का प्रोसीजर यूज होता है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। उसमें ये प्रोसीजर भी बताना है। ठीक है, अगर दो तरह के यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं कि लिथोट्रिप्सी को डिफाइन करें, और सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी क्या है। ये दो डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगर आपको लिथोट्रिप्सी आता है तो उसके साथ आपने इसकी एग्जाम्पल ये वाली कोट करनी है और ये सारा प्रोसीजर उसमें आएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जस्ट पूछा गया है तो फिर आपने जस्ट यही प्रोसीजर बता देना है। ठीक है, सो अगर जस्ट लिथोट्रिप्सी आया है तो उसमें बताना है कि मोस्ट कॉमन जो यूज हो रहा है लिथोट्रिप्सी का प्रोसीजर, लिथोट्रिप्सी मींस के नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो वो बताने के बाद फिर ये प्रोसीजर भी बता देना है और फिर आपके 2 मार्क्स इंशाल्लाह, शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं तो आपके इंशाल्लाह आ जाएंगे। ओके, ये तो था ट्रीटमेंट किडनी स्टोन्स को रिमूव करवाने के लिए। सेकेंड जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है कि अगर किडनी वर्क करना स्टॉप हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है और प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो उस केस में आप क्या करेंगे। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है आज का, वो हम अभी देख लेते हैं। रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में रीनल ड्रम बेटे आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप किडनी के लिए ड्रम यूज करते हो, जहां पे भी आपने रीनल की ड्रम यूज करनी है। और फेलियर मीन्स कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, जो उसका फंक्शन है वो काम वो नहीं कर रहा। सो रीनल फेलियर, रीनल मीन्स के किडनी की जो किडनी का वर्क है वो स्टॉप हो गया है, किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो किडनी की प्रॉपर वर्किंग ना होने की वजह से इट मीन्स कि जो आपका ब्लड है वो फिल्ट्रेशन हमारे किडनी ने करवानी थी, तो उसकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, उसकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो जितना भी वेस्ट उससे रिमूव करवाना था वो वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर अकमुलेट होता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रीनल फेलियर या फिर किडनी के फेलियर का कॉज हो सकते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है पैथोजेंस। ठीक है, 2 फैक्टर्स हैं किसी भी किडनी की फेलियर का जो काज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज
पैथोलॉजिकल बेटे पैथोजन से है, और पैथोजन कोई भी ऐसा माइक्रोब जो कि डिजीज काज करवा सकता है, ठीक है। और वो माइक्रोब जो डिजीज काज करवा रहा है वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करवा रहा है। ओके, सो हमारा जो किडनी है उसकी फेलियर का जो काज है फिर कोई भी पैथोजन है, या फिर इसके अलावा कोई भी केमिकल जो हम फूड के थ्रू ले सकते हैं, या फिर किसी भी और सोर्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर गया था, कोई भी केमिकल या कोई भी पैथोजन हमारे किडनी की फेलियर का काज हो सकता है। किडनी की फेलियर मीन्स कि जो भी हमारे नेफ्रॉन्स हैं वो नेफ्रॉन्स को डिस्ट्रॉय करवा देंगे। नेफ्रॉन्स आपको पता है हमारी ब्लड को फिल्टर करवाने के लिए चाहिए होते हैं जो कि किडनी को बना रहे हैं। तो अगर वो नेफ्रॉन्स पैथोजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं या किसी केमिकल की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो इट मीन्स कि हमारा किडनी जो है वो फेल हो गया है, वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, हमारे ब्लड को फिल्टर नहीं कर रहा। तो अगर इन फैक्टर्स की वजह से नेफ्रॉन्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और नेफ्रॉन्स की डिस्ट्रक्शन में जो बेसिक हम स्टडी करते हैं वो बेसिकली ग्लोमेरुलस का जो पार्ट है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस आप लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ग्लोमेरुलस आप किसको कहते हो। तो रिनल फेलियर में जो पैथोजन्स हैं और जो केमिकल्स हैं वो बेसिकली जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ग्लोमेरुलस आपको पता है वो पार्ट है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। तो जहाँ पे फिल्ट्रेशन होनी है ब्लड की, अगर वही पार्ट अफेक्ट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा तो किडनी अपना वर्क नहीं कर सकता है। ओके, सो ग्लोमेरुलस के डैमेज की वजह से या उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि आपके प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा आपको पता है आपके ब्लड का पार्ट है, तो जो आपका ब्लड है उसकी प्रॉपर फिल्ट्रेशन ना होने की वजह से ब्लड में या उसके प्लाज्मा में यूरिया का और नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर ग्लोमेरुलस डैमेज हो गया है तो ये किस चीज का रिजल्ट काज करवा सकता है? फर्स्ट के नाइट्रोजनस वेस्ट प्लाज्मा के अंदर इनका लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस यूरिया। ठीक है, सो इन दोनों का जो नंबर है वो आपके प्लाज्मा में हाई होना शुरू हो जाएगा, और अगर इनका नंबर हाई होना शुरू हो गया है तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा सकते हैं या फिर कोई भी एनीमिया की कंडीशन काज करवा सकते हैं। ब्लड प्रेशर आप लोग चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है इससे, या फिर एनीमिया या फिर इससे रिलेटेड जो ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं वो इस वेस्ट के अकमुलेट होने की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, सो रिनल फेलियर में दो बेसिक जो पैथोजन्स हैं और जो केमिकल्स हैं वो किडनीज को अफेक्ट करते हैं, और किडनीज को जो पार्ट है वो बेसिकली ग्लोमेरुलस का पार्ट जो होता है नेफ्रॉन्स का, वो अफेक्ट हो रहा होता है। ग्लोमेरुलस में आपको पता है फिल्ट्रेशन होती है, अगर वो फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट और जो यूरिया जो यूरिन प्रोड्यूस करना था, जो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर मूव आउट होने थे, वो प्लाज्मा के अंदर अकमुलेट हो जाएंगे और उनका नंबर जो है प्लाज्मा में हाई होना शुरू हो जाएगा। तो ब्लड में जब प्लाज्मा आपको पता है ब्लड का पार्ट है, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया आपके प्लाज्मा के अंदर इसका नंबर हाई हो गया है, वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा सकते हैं या एनीमिया काज करवा सकते हैं। एनीमिया बेसिकली आप ब्लड की डेफिशिएंसी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को काज करवा सकता है अगर आपका किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। बिकॉज आपको पता है किडनी ने जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितनी भी एक्स्ट्रा यूरिया है या जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा आपके वेस्ट है ब्लड के अंदर, उसे फिल्टर करके यूरिन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना होता है। तो अगर किडनी ही वर्क नहीं करेगा तो यूरिया जो है यूरिन के थ्रू रिमूव नहीं होगा और अकमुलेट होके आपके ब्लड के अंदर डिफरेंट डिसऑर्डर्स काज करवा सकते हैं, जिसमें से ये दो आप लोगों ने अभी देखे। ओके, अब अगर रिनल फेलियर हो गया है तो इसको ट्रीट करने के लिए हम डायलिसिस करवाते हैं।
ठीक है। डायलिसिस करवाते हैं और डायलिसिस का जो प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस में हम ये देख लेते हैं कि जो रीनल फेलियर है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है। सो रीनल फेलियर को ट्रीट करवाने के लिए आपने डायलिसिस करवाना है और डायलिसिस का प्रोसीजर हम इस वीडियो में नहीं देख रहे, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डायलिसिस के टाइप्स भी देखेंगे और उनका प्रोसीजर भी देखेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर अभी हम जस्ट ये देख रहे हैं कि रीनल फेलियर का कौन कौन से काजेज हैं और क्यों होता है, और अगर रीनल फेलियर हो गया है तो कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वो अभी हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुछ चीज़ें अभी हमने देखी हैं। ठीक है। ओके, ये डायलिसिस करवाएंगे हम रीनल फेलियर के केस में जब किडनी वर्क नहीं कर रहा, किडनी ने ब्लड को फिल्टर करवाना था, तो वो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है हम डायलिसिस के थ्रू करवाएंगे। वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ कि जो रीनल फेलियर है ये 2 टाइप्स का हो सकता है, अक्यूट रीनल फेलियर एंड सेकेंड वन इज क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है। ये टर्म्स अगर आप यूज करें तो अक्यूट मीन्स के जब भी ये रीनल फेलियर हुआ है वो फौरन से 1 घंटे में या कुछ दिनों के अंदर रीनल फेलियर हुआ है। रीनल फेलियर मीन्स के किडनी ने अपना वर्क करना स्टॉप कर दिया है। सो आप कह सकते हैं कि अक्यूट के केस में जो अक्यूट रीनल फेलियर है ये फेलियर डिवेलप्स इन आवर्स और डेज। ठीक है। सो ये जो अक्यूट रीनल फेलियर है वो बहुत जल्दी होता है और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मीन्स के आप इस रीनल फेलियर को ट्रीट करवा सकते हो। ठीक है। सो अक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर ये 2 टाइप्स हैं किसी भी किडनी के फेलियर की। अगर आप कह रहे हो कि अक्यूट किडनी फेलियर है तो इट मीन्स कि ये जो फेलियर हुआ है ये बहुत जल्दी किडनी के ऊपर अफेक्ट किया और किडनी ने काम करना छोड़ दिया है और ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मीन्स कि आप इसको ट्रीट करके ठीक कर सकते हो। बेसिकली ये जो अक्यूट रीनल फेलियर है ये किसी भी ट्रॉमा की वजह से या फिर इंजरी की वजह से हो सकता है। ठीक है। इंजरी की वजह से या फिर ट्रॉमा की वजह से कि इंजरी कोई एक्सीडेंट हुआ ना, हादसा हुआ और उसने किडनी को अफेक्ट किया और किडनी ने अपना काम करना छोड़ दिया, तो ये अक्यूट रीनल फेलियर में आएगा। क्रोनिक रीनल फेलियर जो है इसको डेवलप होने के लिए कई साल चाहिए होते हैं। सो आप कह सकते हो कि डेवलप्स ओवर ईयर्स। ठीक है। इसको सालों लगते हैं इस रीनल फेलियर को डेवलप होने के लिए। और इसके अलावा ये जो रीनल फेलियर है ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मीन्स कि आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। एक दफ़ा अगर ये फेलियर हो गया है तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, आप इसको दोबारा से ट्रीट करके ठीक नहीं करवा सकते। ये जो क्रोनिक रीनल फेलियर है ये किसी इंजरी की वजह से या ट्रॉमा की वजह से नहीं है। ये बेसिकली उन पेशेंट्स का जिनका बीपी हाई रहता है या फिर जिनको डायबिटीज़ का इश्यू होता है। ठीक है। हाई बीपी वाले पेशेंट्स और जिनका डायबिटीज़ का इश्यू है वो दोनों ही इस क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स हो सकते हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर में आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो फेलियर है जिसमें किडनी अपना वर्क करना स्टॉप कर देगा और ये जो फेलियर है ये कोई घंटों में या डेज में डेवलप नहीं होता, इसको डेवलप होते होते सालों लग जाते हैं। ठीक है। और एक दफ़ा अगर क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया है तो उसके बाद आप इसको ट्रीट नहीं करवा सकते और ट्रीटमेंट ना होने की वजह से एक लास्ट ऑप्शन आपके पास जो बच जाता है वो फिर है किडनी को आपने ट्रांसप्लांट करवाना है किसी भी डोनर पर्सन से। ठीक है। ओके। सो ये 2 टर्म्स हैं। जस्ट रीनल फेलियर का मैंने आपको बताया कि डायलिसिस का प्रोसेस आप यूज़ करेंगे अगर किसी का भी किडनी फेल हो गया है। तो डायलिसिस का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि उसकी टाइप्स कौन सी हैं और किस तरह से हम इन डायलिसिस के प्रोसीजर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये 2 टर्म्स नेसेसरी थी इसलिए मैंने आपको बता दी। अगर कहीं भी लिटरेचर में आप टर्म यूज़ कर रहे हैं अक्यूट रीनल फेलियर तो इट मीन्स कि ये किसी भी एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से डेवलप हुआ है और
बहुत जल्दी डेवलप हुआ है, किसी घंटे में या फिर कुछ कम दिनों के अंदर ही, और इसको आप ट्रीट भी कर सकते हो। क्रोनिक रीनल फेलियर आपने पढ़ा कि इसको डेवलप होते कई साल लग जाते हैं और ये इरिवर्सिबल है, और ये हाई बीपी की वजह से या डायबिटिक जितने भी पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर। ठीक हो गया। सो ये जो रीनल फेलियर के इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई हुई थी, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किडनी फेलियर का काज हो सकते हैं, और नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो है वो मेनली इफेक्ट होता है जब आपका किडनी काम करना छोड़ देता है। ग्लोमेरुलस जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, ये आप लोगों ने नेफ्रॉन की वर्किंग पढ़ते हुए इसको डिस्कस किया था। ठीक है। सो इसके बाद अगर फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही है तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर आपको रीनल फेलियर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में बताने के बाद आपने फिर डायलिसिस के दोनों प्रोसीजर उसके अंदर बताने हैं। ठीक है। लेकिन आपको कोई एक ही प्रोसीजर आता होता है ज़्यादातर, वो टाइप्स आगे हम वीडियो में देखते हैं, लेकिन अगर आपको आया तो फिर आपने ब्रीफ ये सारी चीज़ें बतानी है, डायलिसिस की टाइप्स भी और ये सारा इंट्रोडक्शन भी। ओके, ये रीनल फेलियर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डायलिसिस बेसिकली क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम डायलिसिस की टाइप्स और उसके प्रोसीजर किस तरह से वर्क करता है वो देखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।